आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इसमें मद्रास हाई कोर्ट के 21 मई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों से संबंधित 2020 में पारित 9 कानूनों के ऑपरेशन पर रोक लगाई गई थी। यह कदम तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव के बीच उठाया गया है, जो विश्वविद्यालयों में उप कुलपतियों की नियुक्ति के अधिकार को लेकर विवाद का केंद्र बना हुआ है। यह मामला इसलिए अहम बन गया है क्योंकि संबंधित पक्षों ने पहले अवकाश पीठ से राहत नहीं मांगी थी, लेकिन अब तमिलनाडु सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किए जाने के बाद उम्मीद है कि मामला 1-2 दिनों में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 13 जुलाई तक गर्मी की छुट्टियां हैं और सिर्फ सीमित मामलों की सुनवाई हो रही है। सभी रेगुलर बेंच 14 जुलाई को दोबारा खुलेंगी। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने 21 मई 2025 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु विधानसभा द्वारा संशोधन कानूनों के उस हिस्से पर अंतरिम रोक लगा दी थी जो उप कुलपतियों की नियुक्तियों का अधिकार राज्यपाल, जो कि विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं, से हटाकर राज्य सरकार को देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ली जे-म्यांग को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर कहा कि श्री ली जे-म्यांग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। भारत आरओ के विशेष रणनीतिक साझेदारी को और अधिक विस्तारित और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की उम्मीद है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उदारवादी विपक्षी उम्मीदवार ली जे-म्यांग बुधवार को राष्ट्रपति चुने गए। यह जीत अब अपदस्थ रूढ़िवादी नेता युन सुक योल द्वारा मार्शल लॉ लागू करने के बाद महीनों से चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का अंत करेगी। असम में बाढ़ की स्थिति बुधवार को भी बहुत गंभीर बनी रही क्योंकि लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में जल स्तर बढ़ गया और नए इलाकों में बाढ़ आ गई। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि गुवाहाटी में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। धुबरी, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, गोलपारा और कोकराझार में गरज के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के पूर्व मालिक विजय माल्या ने भी आरसीबी की जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई देते हुए कहा कि जिन्होंने मेरा यह सपना सच किया उनको धन्यवाद। विजय माल्या ने लिखा कि जब मैंने आरसीबी की स्थापना की तो मेरा सपना था कि आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु में आए। उन्होंने कहा कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैंने एक युवा खिलाड़ी के तौर पर महान विराट कोहली को चुना और यह वाकई काबिले तारीफ है कि वह 18 सालों से आरसीबी के साथ बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे यह भी सम्मान मिला कि मैंने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल और मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स को टीम में शामिल किया, जो हमेशा आरसीबी के इतिहास का कभी ना भूले जाने वाला हिस्सा रहेंगे। आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी बेंगलुरु पहुंच गई है। उन सभी को ढेरों बधाई और धन्यवाद जिन्होंने मेरा यह सपना सच किया। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने आईपीएल खिताब जीतने के बाद अपने फैंस के लिए एक संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने अपने फैंस का धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा कि इस टीम ने इस सपने को सच कर दिखाया, एक ऐसा सीजन जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। यह जीत आरसीबी के उन सभी फैंस के लिए है जिन्होंने सबसे मुश्किल समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। कोहली ने आगे कहा कि यह जीत उन तमाम वर्षों की निराशा और टूटे हुए दिलों के लिए है। कोहली ने आईपीएल ट्रॉफी के लिए 18 साल लंबे इंतजार पर कहा कि जहां तक आईपीएल ट्रॉफी की बात है, इसके लिए इतना इंतजार करना तो बनता ही था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा का कहना है कि उन्होंने तड़के एक ऑपरेशन में उस पुल को नुकसान पहुंचाया है जो रूस को कब्जे वाले क्राइमिया से जोड़ता है। यूक्रेन ने कहा कि कई महीनों तक तैयारी करने के बाद पुल के नीचे पानी में करीब 1100 किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया था, जिसे मंगलवार सुबह 5 बजे रिमोट से उड़ाया गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि इस धमाके में पुल के खंभों को नुकसान पहुंचा है। केर्च जलडमरू मध्य पर आवाजाही 2 बार 3-3 घंटे के लिए रोकी गई, लेकिन अब फिर से शुरू हो चुकी है। यह पुल रूस की सेना के लिए यूक्रेन में सामान और हथियार पहुंचाने का एक अहम रास्ता है, जिसे युद्ध शुरू होने के बाद इस घटना से पहले 2 बार और निशाना बनाया जा चुका है। बता दें कि इससे पहले रविवार को यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला किया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस हमले में रूस के 1/3 रणनीतिक बम वाले विमान नष्ट हो गए।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च के बाद से ये दूसरी बार है जब इस कदम से धातुओं पर आयात कर में बढ़ोतरी की गई है। ट्रंप ने कहा है कि ये कदम जो बुधवार से लागू हो रहे हैं, अमेरिकी स्टील उद्योग के भविष्य को सुरक्षित करने के इरादे से उठाए गए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि ये संरक्षण उपाय अमेरिका के बाहर के स्टील निर्माताओं के लिए भारी नुकसानदायक हो सकते हैं। बता दें कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। अरबपति एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स और खर्च वाले बिल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे घिनौना बताया है। यह कानून मई में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अमेरिकी संसद के निचले सदन में पास किया गया था। इस कानून में कई ट्रिलियन डॉलर के टैक्स में छूट, रक्षा खर्च में बढ़ोतरी और अमेरिकी सरकार को ज्यादा कर्ज लेने की अनुमति शामिल है। अब एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को लिखा कि जिन लोगों ने इसके लिए वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। टेक अरबपति मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी खर्च कटौती विभाग में 129 दिनों तक काम करने के बाद पिछले हफ्ते अचानक प्रशासन से अलग हो गए थे। ये टिप्पणियां सरकार छोड़ने के बाद ट्रंप के साथ एलन मस्क की पहली सार्वजनिक असहमति को दिखाती हैं। इससे पहले उन्होंने इस योजना को सिर्फ निराशाजनक कहा था। वहीं अब मंगलवार को एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट में एलन मस्क ने कहा कि यह अमेरिका के पहले से ही बहुत बड़े बजट घाटे को बढ़ाकर 2.5 ट्रिलियन डॉलर कर देगा और अमेरिकी नागरिकों पर असहनीय कर्ज का बोझ डाल देगा। इसराइल ने दावा किया है कि उसने सीरिया में हथियारों के ठिकानों पर हमले किए हैं। यह हमला मंगलवार को सीरिया से इसराइल में 2 मिसाइलें दागे जाने की खबरों के कुछ घंटों बाद किया गया। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण सीरिया पर इस्राएली हमलों के कारण भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। साथ ही मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि इसराइल इस इलाके को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने कहा कि वह इसराइल पर दागी गई मिसाइलों के लिए सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा को जिम्मेदार मानते हैं। बता दें कि हाल ही में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए हुई अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद इसराइल ने सीरिया पर हमलों को बढ़ा दिया है, खासकर तब से जब अल शरा ने एक विद्रोही हमले का नेतृत्व किया जिसमें दिसंबर 2024 में बशर अल असद की सरकार को सत्ता से हटा दिया गया था। भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी के शब्द उनके संस्कारों को दर्शाते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन राहुल से यही उम्मीद की जा सकती है जो इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। बता दें कि इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि अब मैं बीजेपी और आरएसएस वालों को अच्छी तरह से जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो तो ये लोग डर के भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.